कहानियाँ। अंतिम उपदेश। एक बार गोनू घर के सामान की खरीदारी करने के लिए बाजार गए। वहां उन्होंने एक सेठ को देखा जिसे किसी मजदूर की तलाश थी। सेठ के पास एक बड़ा सा बक्सा था जिसे उसने मजदूर के सिर पर लदवाकर 3 कोस दूर जाना था। सेठ मजदूरी में नगद पैसे देने को तैयार नहीं था। वो मजदूर से भाड़े के रूप में 3 कोसों के लिए 3 उपदेश देने का वादा कर रहा था। उसकी ये विचित्र बात सुनकर मजदूर बेधक कर भाग जाते थे। बात भी ठीक थी, रोटी तो पैसों से ही मिलती है, उपदेशों से भला किसी का पेट भरता है। और फिर मजदूर ठहरे रोज कमाने और रोज खाने वाले, इसलिए कोई भी मजदूर इतनी दूर महज बेगार के लिए जाने को तैयार नहीं हो रहा था। गोनू देर तक सेठ की परेशानी भांपते रहे, फिर उत्सुकतावश उसके पास जा पहुंचे। बोले, सेठ जी, लगता है आप किसी परेशानी में घिरे हैं। बात क्या है? क्या परेशानी है आपको? तुम ठीक कह रहे हो भाई, मैं बहुत देर से किसी मजदूर की तलाश कर रहा हूँ जो मेरे इस बक्से को यहाँ से 3 कोस दूर मेरे आवास तक पहुंचा सके, लेकिन कोई भी मजदूर जाने को तैयार नहीं हो रहा। आप कम मजदूरी दे रहे होंगे, इसलिए कोई मजदूर जाने को तैयार नहीं हो रहा। गोनू ने कहा, भाई, मेरे पास नगद मजदूरी चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं मजदूरी के बदले उसे 3 कोस जाने के लिए 3 उपदेश देना चाहता हूं जो जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। सेठ ने बताया, आपकी इस अनोखी शर्त को कोई मजदूर तो नहीं मानेगा, लेकिन मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। गोनू बोले। उन्हें ये उत्सुकता हो चली थी कि सेठ आखिर कौन से उपदेश देने वाला है। सेठ ने सिर से पांव तक गोनू का निरीक्षण किया। बोला, तुम मेरा ये बक्सा मेरे आवास तक ले चलोगे? दिखने में तो कोई संभ्रांत शहरी जान पड़ते हो। मेरी मजदूरी करोगे? बुरा क्या है, तुम्हारा काम हो जाएगा और मुझे जीवन में काम आने वाले उपदेश मिल जाएंगे। गोनू बोला। सेठ ने बड़ी एहतियात से बक्सा गोनू के सिर पर रखवा दिया। गोनू उसके साथ चल पड़े। आधा कोस चलने पर गोनू ने सेठ से उपदेश सुनाने का आग्रह किया। सेठ ने उन्हें पहली नसीहत दी, कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो ये कहे कि सिर्फ पेट भरने से तो भूखा रहना ही बेहतर है। गोनू ने सेठ की नसीहत गांठ बांध ली। दोनों फिर आगे चल पड़े। दूसरे कोस पर पहुंचने से पूर्व गोनू ने सेठ से दूसरा उपदेश सुनाने का आग्रह किया। इस पर सेठ ने उन्हें दूसरी नसीहत दी, ऐसे आदमी पर कभी भी विश्वास मत करो जो ये कहे कि घुड़सवारी करने से तो पैदल चलना ही अच्छा है। बात गोनू झा को जच गई। जिसे घुड़सवारी की सुविधा हासिल होगी वो भला पैदल चलेगा ही क्यों। दोनों फिर आगे बढ़ गए। तीसरे कोस पर पहुंचने से पूर्व ही गोनू ने फिर से आग्रह किया तो सेठ बोला, इतनी जल्दी क्या है, मंजिल पर पहुंचकर बता दूंगा, अभी तो मंजिल आधा कोस दूर है। गोनू चुप रहा। कुछ आगे चलकर फिर सेठ को स्मरण कराया, लेकिन सेठ ने नहीं बताया। वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचने को उत्सुक था। कुछ और रास्ता कटा तो गोनू ने धमकी भरे लहजे में कहा, सेठ जी, या तो नसीहत बताओ, नहीं मैं बक्सा उतारे दे रहा हूं और यहीं से वापस लौट जाऊंगा, फिर ढोते रहना इसका बोझा। आपकी मंजिल अभी 6-7 फर्लांग से कम दूर नहीं। अरे भाई, ऐसा मत करना, सेठ जल्दी से बोला। मैं तुम्हें तीसरी बात भी बताए देता हूं, सुनो। ऐसे आदमी पर भी कभी विश्वास न करना जो तुमसे कहे कि संसार में तुमसे भी बड़ा कोई मूर्ख है। गोनू ने सेठ की इस बात पर गौर किया। सेठ संकेत से उन्हें समझा रहा था कि वे मूर्ख है। बात का मर्म जानकर वे मन ही मन मुस्कुराए और फिर सेठ को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। बक्सा उतारने का समय आया तो उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, मैंने आपके दिए 3 उपदेश सुने, अब आप एक उपदेश मेरा भी सुन लीजिए। कहो भाई, तुम भी अपनी बात कहो, सेठ ने मुदित भाव से कहा। कभी ऐसे आदमी पर भरोसा मत करना जो सिर्फ उपदेश सुनने के लालच में इतनी दूर बोझा सिर पर लाद कर ले जाए। ये कहकर उन्होंने सिर पर लदा बक्सा उतारकर जमीन पर पटक दिया। बक्से में बहुमूल्य क्रॉकरी का सामान था। बक्सा गिरते ही सारी क्रॉकरी टूटकर चकनाचूर हो गई। सेठ स्तब्ध होकर सिर पकड़कर बैठ गया।
गोनू ने उस पर अंतिम दृष्टि डाली और वापस लौट पड़े। इसे ही कहते हैं जैसे को तैसा। अनोखी कुश्ती। एक बार दिल्ली से एक पहलवान मिथिला नगरी में पहुंचा। दरबार में पहुंचकर उसने मिथिला नरेश को अपना परिचय दिया। महाराज, मैं दिल्ली का एक पेशेवर मल्ल हूं। मैंने आपके राज्य के पहलवानों की बहुत चर्चा सुनी है, इसलिए उन्हें चुनौती देने आया हूं कि जो कोई भी मल्ल मुझसे कुश्ती लड़ना चाहे वो बड़े शौक से अपना अरमान पूरा कर ले। मैं उसे कुछ ही पलों में धरती सुंघा दूंगा, और यदि मल्ल युद्ध में उसने मुझे पराजित कर दिया तो मैं उसे सोने की 100 मुद्राएं दूंगा। पहलवान की चुनौती सुनकर सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। पहलवान 6 फुट से भी ज्यादा ऊंचा था। उसका शरीर किसी सांड जैसा, मुक्तर जैसे हाथ पांव, दोनों कानों की लवें टूटी हुई थी। देखने में वो कोई दैत्य जैसा लगता था। उसकी चुनौती सुनकर राजा ने तत्काल राजकीय अखाड़े से अपने पहलवान बुलवाए और उस पहलवान की चुनौती स्वीकार करने के लिए कहा। लेकिन पहलवान का कद्दावर शरीर देखते ही उन्हें जैसे सांप सूंघ गया। एक ने भी उसकी चुनौती स्वीकार न की। सबके सब नजरें नीची करके खड़े हो गए। अपने पहलवानों की कायरता देख महाराज को बहुत दुख हुआ। वर्षों से ये सरकारी सांड सरकारी माल खा खाकर भैंसे हुए जा रहे हैं, लेकिन मल्ल युद्ध में कोरे हैं। महाराज की आंखों से व्यवस्था झांकने लगी। एकाएक गोनू झा, जो अब तक चुप बैठे हुए थे, सारा वार्तालाप सुन रहे थे, अपने आसन से उठे और पहलवान के पास जाकर ताल ठोककर खड़े हो गए। बोले, पहलवान, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। मैं तुमसे कुश्ती मैं 2-2 हाथ करूंगा। पहलवान ने गोनू के शरीर पर एक नजर डाली और व्यंग्यात्मक स्वर में बोले, तुम मुझसे कुश्ती करोगे? तुम्हारा शरीर तो पहले से ही कीर्तन कर रहा है। तुम्हें तो मैं एक ही झटके में जमीन सुहा दूंगा। इसका फैसला तो अखाड़े में ही होगा। पहलवान, पहले से ही शेखी बगाड़ने से कोई लाभ नहीं। गोनू ने शांत भाव से कहा। महाराज जानते थे कि यह कुश्ती एक पक्षीय होगी। दिल्ली का पहलवान गोनू को पहले ही हल्ले में भूमि पर पटक कर रगड़ डालेगा, किंतु उन्हें इस बात की खुशी हो रही थी कि आखिर कोई तो ऐसा निकला जिसने पहलवान की चुनौती स्वीकार की। यदि गोनू उसकी चुनौती स्वीकार न करते तो ये राज्य के लिए कितने शर्म की बात होती। खैर, अगले ही दिन सरकारी अखाड़े में उन दोनों के बीच कुश्ती कराने का ऐलान उन्होंने करा दिया। उसी रात गोनू दिल्ली के पहलवान से मिलने उसके आवास पर पहुंचे और बड़े विश्वास से उससे पूछा, पहलवान महोदय, आप कुश्ती के स्वर, ताल और लय से तो भली भांति परिचित है ना? ये सुनकर दिल्ली का पहलवान कुछ क्षण के लिए असमंजस में पड़ गया। उसने अभी तक कुश्ती के दाव पेचों के बारे में ही सुना था। भला कुश्ती में स्वर, ताल और लय की क्या जरूरत? फिर भी वो एक मशहूर पहलवान था, स्वयं को इस विद्या से अनभिज्ञ कैसे जाहिर करता? उसने सहमति में धीरे से गर्दन हिला दी। तो फिर ठीक है, गोनू बोले, कल की कुश्ती पंचम स्वर, छप, ताल और द्रुत लय में होगी। ये सुनकर तो पहलवान का चेहरा पीला पड़ने लगा। फिर भी उसने सहमति में दोबारा से सिर हिला दिया। अगले दिन सरकारी अखाड़ा दर्शकों से खचाखच भर गया। गोनू झा बड़ी तड़क भड़क के साथ पहलवानी लिबास में अखाड़े में जाकर खड़े हो गए। अब इंतजार होने लगा कि दिल्ली के पहलवान का, क्योंकि वो अभी तक अखाड़े में नहीं पहुंचा था। जब बहुत देर हो गई तो सरकारी दूत उसके आवास पर भेजे गए। दूतों ने आकर बताया कि पहलवान महोदय तो आधी रात को ही सरकारी आवास छोड़कर वहां से 9-2-11 हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोगों ने गडरिये के भेष में जंगल की ओर जाते देखा था। ये सुनकर दर्शकों के चेहरों पर निराशा छा गई, लेकिन महाराज का चेहरा खिल उठा। आखिर गोनू ने पहलवान पर कोई मंत्र मारकर उसे भागने पर मजबूर कर दिया था और मिथिला की लाज रह गई थी। गोनू के 3 प्रश्न। एक बार गोनू झा के गांव में मिथिला नगरी से एक मेहमान आया। वो मेहमान गांव के ही एक ब्राह्मण परिवार का संबंधी था। गोनू के गांव में उसकी ससुराल थी। हमारे देश के अधिकांश हिंदी भाषी क्षेत्रों में आज भी ये परंपरा प्रचलित है कि गांव का संबंधी सबका साझा संबंधी समझा जाता है और गांव की बेटी यानी सबकी बेटी। कोई उसे बहन मानता है तो कोई बेटी और कोई बुआ
यानी गांव के हर व्यक्ति के साथ उसका कोई न कोई सम्मानीय संबंध जुड़ा रहता है। सो जब गांव में मेहमान आया तो गांव के लोग उसकी राजी खुशी पूछने और शहर के हालात जानने, वहां की नई नई खबरें सुनने के लिए मेहमान के पास पहुंचे। गोनू भला पीछे क्यों रहते, वे सबसे पहले पहुंचे। और सुनाइए जवाई बाबू, क्या नई खबरें हैं आपके शहर की, किसी ने मेहमान से पूछ लिया। मेहमान बोला, आजकल मिथिला में खूब गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। अपने राज्य के और पड़ोसी राज्यों से भी अनेक विद्वान महाराज के दरबार में पहुंच रहे हैं। रोज शास्त्रार्थ होता है राज्यसभा में। महाराज कला के पारखी हैं, ऐसे शास्त्रार्थ तो उनकी सभा में नित्य प्रति चलते ही रहते हैं। फिर ऐसी क्या विशेष बात है जो दूसरे राज्यों के विद्वान भी उनके दरबार में आ रहे हैं, गोनू ने पूछा। हाँ, विशेष बात तो है ही, मेहमान बोला। बात यह है गोनू भाई कि इस बार दक्षिण भारत का एक काले रंग का चोटीधारी ब्राह्मण उनकी अतिथिशाला में ठहरा हुआ है। उसने सारे विद्वानों को चुनौती दे रखी है कि जो कोई व्यक्ति उसको शास्त्र अर्थ में पराजित कर देगा वो उसकी दास्ता स्वीकार कर लेगा और उसका सेवक बनकर रहेगा, और यदि प्रतियोगी हार गया तो उसे उस ब्राह्मण को गुरु मानकर उसकी सेवा करनी पड़ेगी। अपने गोनू पंडित को भी शास्त्र अर्थ करने में महारत हासिल है। पिछले दिनों ही उन्होंने उत्कल प्रदेश के एक विद्वान को शास्त्र अर्थ में हराकर इनाम जीता था। अगर ये मिथिला जाकर उस ब्राह्मण से शास्त्र अर्थ करें तो ये उसे जरूर पराजित कर देंगे। गांव के एक युवक ने गोनू की प्रशंसा करते हुए कहा, गोनू बेटा, माँ काली तुम पर प्रसन्न है। मिथिला जाओ और उस ब्राह्मण की चुनौती स्वीकार कर लो। मुझे पूरी उम्मीद है कि माँ काली की अनुकंपा से तुम ही जीतोगे। गांव के 80 साल के बूढ़े ने कहा। उनकी बातें सुनकर गोनू बोले, ठीक है दादाजी, यदि गांव के लोग इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं मिथिला चला जाता हूँ। देखता हूँ कितने पानी में है दक्षिण भारत का ब्राह्मण। घर जाकर गोनू ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया तो वो बोली, राज दरबार में पैठ बनाने का एक सुनहरा मौका है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। हार गए तो वो ब्राह्मण तुम्हें अपना चेला बनाकर तुमसे खूब सेवा कराएगा, इसलिए सोच समझकर ही उसकी चुनौती स्वीकार करना। पहले 1-2 दिन दरबार में बैठकर उसकी विद्वता का आकलन करना, उसके बाद ही कोई कदम उठाना। तुमने सही राय दी है ओझाइन, मैं ऐसा ही करूंगा, गोनू ने कहा और मिथिला जाने की तैयारी में जुट गए। अगले दिन प्रातः ही वे मिथिला के लिए चल पड़े। 2 दिन दरबार में बैठकर उन्होंने ब्राह्मणों की विद्वता का आकलन किया और तीसरे दिन प्रतियोगियों की कतार में शामिल हो गए। सबसे पहले उन्होंने सम्मान पूर्वक मिथिला नरेश को प्रणाम किया और फिर अपना परिचय दिया। वे बोले, महाराज, मैं आपकी प्रजा का ही एक नागरिक हूँ और दक्षिण के इस ब्राह्मण महाशय से बहस के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। बहस नहीं, शास्त्रार्थ कहो नौजवान, मिथिला नरेश ने मुस्कुराकर कहा। एक ही बात है महाराज, आप इसे जरह भी कह सकते हैं, गोनू ने कहा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी विशेष विषय पर ही बहस हो सकती है या किसी भी विषय पर? यहाँ पर प्रतियोगियों को पूरी छूट है, कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बशर्त वो अश्लील न हो, महाराज ने बताया। तब ठीक है, गोनू ने कहा और ब्राह्मण की ओर उन्मुख होकर पूछा, पंडितवर, क्या पहले प्रश्न आप करना चाहेंगे? नहीं, तुम चाहो तो पहले प्रश्न तुम ही पूछ सकते हो, ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा। उसे पूरा विश्वास था कि वो सामान्य सा दिखने वाला युवक किसी गूढ़ विषय पर तो प्रश्न करेगा नहीं, क्योंकि सूरत से ही ये कोई ज्यादा पढ़ा लिखा दिखाई नहीं दे रहा। बस यही वो मात खा गया। गोनू को पहले प्रश्न पूछने का मौका मिल गया। गोनू बोला, ब्राह्मण देवता, मैं सिर्फ 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि आपने मेरे तीनों प्रश्नों का सही सही उत्तर दे दिया तो शर्त के मुताबिक मैं आपकी दास्ता स्वीकार कर लूंगा। दूसरी स्थिति में आपको मेरी श्रेष्ठता स्वीकार करनी होगी। स्वीकार है? पूछो प्रश्न, ब्राह्मण ने कहा। मेरा पहला प्रश्न है, बुद्धि का निवास कहाँ है? गोनू ने प्रश्न उछाला। ये भी कोई प्रश्न हुआ? ब्राह्मण बोला, छोटा सा बच्चा भी जानता है कि बुद्धि मस्तिष्क में रहती है। गलत, बुद्धि निवास करती है होठों में। गोनू बोले, सोचिए, अगर आप अपने होठ न खोलें तो आपकी विद्वता का प्रकटन कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कहा तुमने, महाराज प्रसन्न होकर बोले। होठ खोलने मात्र से ही तो पशु पक्षी और मानव का अंतर ज्ञात हो सकता है। कुछ सीमित मात्रा में तो बुद्धि पशु पक्षियों में भी होती है, किंतु वे उसका प्रकटन नहीं कर पाते। हमारे विद्वान पंडितवर भी इस बात को भली भांति जानते होंगे। ब्राह्मण ने सिर हिलाकर स्वीकार किया।
मेरा दूसरा प्रश्न है, बुद्धि खाती क्या है? गोनू ने पूछा। ब्राह्मण ने गोनू के इस प्रश्न पर आपत्ति जताई। बोला, ये एक बेसिर पैर का प्रश्न है। भला बुद्धि भी कोई चीज खाती है? खाती है विप्रेवर, गोनू बोले। बुद्धि का आहार है समय, बुद्धि समय को खाती है। महाराज ने सहमति में सिर हिलाया। बोले, बहुत विद्वतापूर्ण प्रश्न किया है तुमने। सचमुच बुद्धि के द्वारा ही समय की उपयोगिता का आकलन किया जा सकता है। और महाराज, अब मेरा तीसरा प्रश्न है, बुद्धि पहनती क्या है? गोनू ने पूछा। गोनू के इस अजीबोगरीब प्रश्न पर ब्राह्मण चकरा गया। उससे कुछ जवाब देते न बना तो गोनू ने कहा, महाराज आज्ञा हो तो अब मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं? अनुमति है, महाराज ने कहा। इस पर गोनू ने कहा, महाराज इस प्रश्न का उत्तर मैं तब दूंगा जब आप मुझे अपने जैसी राजसी पोशाक मंगा देंगे। गोनू के इस कथन को महाराज भी न समझ सके, किंतु उन्होंने राजसी पोशाक मंगवा दी। पोशाक पहनकर गोनू बोले, उपस्थित विद्वानों, क्या अब भी आप नहीं समझे कि बुद्धि पहनती क्या है? बुद्धि की पोशाक होती है राजसी वस्त्र। राजा का पद सिर्फ शक्ति से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए बुद्धि बल भी आवश्यक होता है। गोनू की इस व्याख्या को सुनकर ब्राह्मण का चेहरा उतर गया। स्पष्ट था कि वो गोनू से पराजित हो गया है और अब उसे गोनू का सेवक बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन गोनू ने उससे कहा, विप्रेवर, आप सचमुच ही एक प्रकांड पंडित हैं। मैं आपको नमन करता हूँ और अपनी शर्त से मुक्त करता हूँ। बहस या शास्त्रार्थ करना एक और बात है और विद्वता का सम्मान करना दूसरी बात। आप मेरे लिए पहले भी पूज्य थे और आगे भी पूज्य बने रहेंगे। ब्राह्मण का सिर लज्जा से झुक गया, लेकिन महाराज सहित सभी दरबारियों के चेहरे खिल उठे। आखिर राज्य के ही एक युवक ने शास्त्रार्थ में दक्षिण के उस ब्राह्मण को पराजित कर दिखाया था। महाराज प्रसन्न होकर गोनू से बोले, युवक, हमें तुम पर गर्व है। हमें प्रसन्नता है कि तुमने मिथिला का सम्मान सुरक्षित रखा है। आज से हम तुम्हें अपनी राजसभा में स्थान देते हैं। हम तुम्हें ये छूट भी देते हैं कि तुम्हें नित्य प्रति दरबार में आकर उपस्थिति दर्ज नहीं करानी पड़ेगी। तुम जब भी चाहो दरबार में आ जा सकते हो। इस प्रकार उस दिन से गोनू झा को मिथिला नरेश के दरबार में स्थान मिल गया। महाराज ने गोनू को बहुत सा इनाम भी दिया। गोनू जब गांव लौटे तो गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने गोनू से जो जो अपेक्षाएं लगा रखी थी, गोनू ने सभी पूरी कर दिखाई थी। गोनू झा का इनाम। मिथिला की राजसभा के प्रवेश द्वार पर नियुक्त एक द्वारपाल अत्यंत लोभी और घूसखोर था। वो हमेशा इस ताक में रहता था कि कब कोई दरबारी विलंब से पहुंचे और वो उससे घूस लेकर उसे राजसभा में जाने दे। गोनू झा से तो वो विशेष रूप से ईर्ष्या करता था, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन गोनू को प्राय कोई न कोई इनाम मिलता ही रहता था। लेकिन बख्शिश के रूप में गोनू उसे कभी एक पैसा भी नहीं देते थे। एक दिन सहयोगवश गोनू भी उसके हत्थे चढ़ ही गए। उस दिन मगध के एक पंडित से दरबार में मिथिला के पंडितों का शास्त्रार्थ होना निश्चित हुआ था। मिथिला नरेश ने घोषणा करा दी थी कि जो भी मिथिला का पंडित शास्त्रार्थ में मगध के पंडित को पराजित कर देगा, उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। निश्चित दिन सभी पंडित समय पर आकर राजसभा में बैठ गए, किंतु गोनू को आने में कुछ विलंब हो गया। लंबे लंबे कदम बढ़ाते गोनू जब राजसभा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो देखा कि प्रवेश द्वार बंद है और द्वारपाल उसके सामने निश्चिंत भाव से बैठा हुआ है। इस पर गोनू ने द्वारपाल से दरवाजा खोलने का आग्रह किया तो वो पहले तो कुटिलता पूर्वक मुस्कुराया, फिर बोला, द्वार नहीं खोला जाएगा। गोनू महाशय, शास्त्रार्थ आरंभ हुए काफी देर हो चुकी है। आपके अंदर जाने से शास्त्रार्थ में बाधा पैदा होगी। महाराज मुझ पर नाराज होंगे। मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहता। गोनू को समझने में जरा भी विलंब न हुआ कि ये घूसखोर द्वारपाल क्या चाहता है। अतः उन्होंने द्वारपाल से कहा, सुनो द्वारपाल महोदय, आप मेहरबानी करके दरवाजा खोल दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज दरबार में जो भी इनाम पाऊंगा वो सारा का सारा तुम्ही को दे दूंगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। गोनू के मुख से ये बातें सुनते ही द्वारपाल की बाछें खेल गई। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया और दरवाजा खोलते हुए बोला, कोई और होता तो मैं हरगिज दरवाजा नहीं खोलता, किंतु आपकी बात कुछ और है। गोनू महाशय, लीजिए, खुल गया दरवाजा। जल्दी से जाकर शास्त्रार्थ में हिस्सा लीजिए।
लेकिन लौटते समय अपना वादा जरूर याद रखना। शास्त्रार्थ में मगध के पंडितों से गोनू ने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि उससे जवाब देते न बना। गोनू विजयी घोषित कर दिए गए। प्रसन्न होकर महाराज ने गोनू को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा कर दी। इस पर मोनू ने उदास होने का नाटक करते हुए महाराज से कहा, महाराज, कल तो आपने शास्त्रार्थ में विजेता पंडित को मुंह मांगा पुरस्कार देने की घोषणा की थी, किंतु आज आपके श्रीमुख से मैं कुछ और ही बात सुन रहा हूं। गोनू झा, क्या तुम्हें इनाम कम लग रहा है? यदि ऐसा है तो ये रकम बढ़ाई भी जा सकती है। बोलो, और कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए तुमको? महाराज बोले, नहीं महाराज, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। गोनू बोले, मुझे तो आज इनाम स्वरूप 20 डंडे की बिटाई चाहिए। गोनू की ये विचित्र मांग सुनकर महाराज को तो आश्चर्य हुआ ही, सारे दरबारी भी भौचक के रह गए। वे सोचने लगे कि क्या गोनू का दिमाग खराब हो गया है, जो इतना बड़ा इनाम ठुकराकर 20 डंडों की सजा चाहते। महाराज ने भी गोनू से बार बार अपना निर्णय बदलने का आग्रह किया, किंतु गोनू अपनी मांग पर अड़े रहे। बोले, नहीं महाराज, मुझे तो 20 डंडों की पिटाई ही चाहिए। हारकर महाराज ने दंडनायक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि गोनू को 20 डंडे मारे जाए। दंडनायक हाथ में डंडा लेकर गोनू की तरफ बढ़ा तो गोनू ने कहा, ठहरिए दंडनायक महोदय, आज मैंने द्वारपाल से वादा किया है कि इनाम में जो भी हासिल करूंगा उसे ही दूंगा, अतः ये इनाम मुझे नहीं द्वारपाल को दिया जाए। यदि मेरी बात पर कोई संशय हो तो इस बात की पुष्टि द्वारपाल को बुलाकर कर लीजिए। महाराज ने द्वारपाल को बुलवाया और जब उसने गोनू के कथन के बारे में पूछा तो उसने सहर्ष इस बात की पुष्टि की। बस फिर क्या था, द्वारपाल की पीठ पर डंडे पड़ने लगे। 20 डंडों की मार खाकर द्वारपाल बेहोश होकर राजसभा में ही लंबा हो गया। उस दिन से द्वारपाल ने फिर कभी गोनू को रोकने की चेष्टा न की। उसे ऐसा सबक मिला कि गोनू के आते ही सम्मान पूर्वक उठकर खड़ा हो जाता, बड़े अदब के साथ उनका सम्मान करता और झट से दरवाजा खोल देता। इस प्रकार गोनू ने अपनी बुद्धि कौशल से अपने रास्ते का कांटा हमेशा के लिए दूर कर लिया। चार कवि। पहले समय में मिथिला राज्य के किसी गांव में 4 युवक रहते थे। चारों में मित्रता थी, पर थे चारों ही निपट मूर्ख। एक बार उन्होंने आपस में मिल बैठकर विचार विमर्श किया। एक बोला, मित्रों, हमें मिथिला नगरी चलना चाहिए। सुना है वहां का राजा कला का बहुत कदरदान है। वो गुणी व्यक्तियों को बहुत सम्मान करता है और समय समय पर उन्हें इनाम देता रहता है। हमें भी वहां जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहिए। दूसरा बोला, विचार तो ये बहुत उत्तम है, पर हम ठहरे निपट गमार, हमें तो कुछ आता जाता भी नहीं है, फिर वहां जाकर हम सुनाएंगे क्या? अरे भाई, कोई गीत गाकर सुना देंगे, गीत भी तो आखिर कविता ही होती है। तीसरा बोला, बस जी, हो गया फैसला, हम लोग कल ही यहां से मिथिला नगरी के लिए चल पड़ेंगे। अगले ही दिन चारों मित्र मिथिला के लिए निकल पड़े। काफी देर तक पैदल चलने के बाद वे एक गूलर के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। तभी एक पका हुआ गूलर पेड़ से टपक कर उनके बीच आ गिरा। ये देख उनमें से एक के मुंह से निकल गया, गूलर पककर गिरा गए हो। बाकी के तीनों साथी उसकी इस बात पर वाह वाह कर उठे। एक बोला, वाह भाई वाह, तुमने तो बड़ी सुंदर कविता रच डाली। हाँ भाई, कविता तो बनाई है, लेकिन कविता अभी अधूरी है। कविता का बाकी का छंद भी तो पूरा होना चाहिए। पहले युवक ने कहा। बाकी के तीनों ने बहुत दिमाग खपाया, किंतु कविता का कैसा भी छंद वे नहीं बना पाए। लाचार होकर वे उठे और आगे चल दिए। कुछ आगे चलकर उन्हें एक स्त्री दिखाई दी, जो पीपल के कुछ पत्ते तोड़कर घर ले जा रही थी। ये देखकर दूसरा साथी तत्काल बोल उठा, लाओ पीपर नारी। उसकी बात सुन तीनों साथी वाह वाह करने लगे। पहला बोला, लो भाई, कविता की एक पंक्ति तो पूरी हो गई, गुलर पककर गिर गया, लाओ पी पर नारी। ठीक है, अब हम भी कुछ सोचते हैं। तीसरे और चौथे ने कहा। चारों थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें एक जामुन का पेड़ दिखाई पड़ा। पेड़ के नीचे पके हुए जामुन के बहुत से फल पड़े हुए थे। चारों ही मूर्ख थे, अतः पहले तो उन्होंने पेट भरकर जामुन खाए, फिर उसके नीचे बैठकर कविता पूरी करने की सोचने लगे।
तभी तीसरे साथी को कुछ सूझ गया और वो गुनगुना उठा, जामन अंत न पाइयो। अरे वाह, ये भी तो एक कविता हुई। तीनों साथी बोल पड़े, गुल और पक्कर गिर गयो, लायो पी पर नारी जो मन अंत न पाइयो। मित्रों, कविता लगभग पूरी हो गई, बस थोड़ी सी कसर बाकी है, पहला बोला। और ये थोड़ी सी कसर हमारा चौथा साथी पूरा करेगा, क्योंकि 3 साथी तो अपने अपने हिस्से की कविता सुना चुके हैं। चौथा सोचने लगा कि कैसे वो अधूरी कविता पूरी करे। चारों उस वृक्ष के नीचे से उठे और शहर के लिए चल पड़े। थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने 2 बालकों को आपस में लड़ते देखा। ये देख चौथे के मुंह से ये उद्गार फूट निकले, ओ बरबस ठानी राण। ये सुनकर चारों खुशी से नाचने लगे। कविता पूरी हो चुकी थी। चारों खुशी खुशी राजा के दरबार में जा पहुंचे। राजा की सभा लगी हुई थी। सब दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। उनमें से एक गोनू झा भी थे। चारों दरबार में पहुंचकर कहने लगे कि हम लोग भी कवि हैं, आपको अपनी कविता सुनाने आए हैं, यदि आदेश हो तो सुनाइए। राजा ने चारों को सिर से पांव तक अवलोकन किया। वेशभूषा से चारों गवार लग रहे थे। सोचा ये क्या कविता सुनाएंगे, लेकिन फिर उन्हें कविता सुनाने की इजाजत दे दी। राजा का आदेश पाकर चारों बोल पड़े। पहले ने कहा, गोलर पक्कर गिर गयो। दूसरा बोला, लायो पी पर नारी। तीसरे ने कहा, जो मन अंत न पाइयो। चौथा बोला, बरबस ठानी राण। ये बेतुकी कविता सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने दीवान से कहा, ये कैसी कविता है, हमने ऐसी कविता तो कभी नहीं सुनी। दरबारी कहने लगे, ये कविता नहीं, बकवास है महाराज, कोरी तुकबंदी है। इस पर राजा ने उन चारों से कहा, जो कविता कही है तुमने उसका जरा अर्थ तो बताओ। चारों बोले, महाराज हमने बड़े परिश्रम से ये कविता बनाई है। आपके दरबार में एक से एक विद्वान उपस्थित है, हमारी कविता का अर्थ उन्हीं से पूछ लीजिए। गोनू झा अब तक चुप बैठे थे। वे समझ गए कि ये चारों निपट गवार हैं। इन्हें अपने द्वारा बनाई तुकबंदी का अर्थ स्वयं ही मालूम नहीं है। फिर भी इन्हें थोड़ा बहुत इनाम राजा से दिला ही देना चाहिए। ये सोचकर वो खड़े हो गए और बोले, महाराज ये तो बड़ी सुंदर कविता है। इसके शब्दों में जो मर्म छुपा है उस पर ध्यान दीजिए। हमें तो इस कविता में कोई मर्म छुपा हुआ नहीं लगता। क्या तुम इसका अर्थ बता सकते हो? अवश्य महाराज, गोनू ने सिर नवाकर कहा। ये कविता लंकापति रावण को लेकर रची गई है। जब भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध हो गया तो उसकी रानी मंदोदरी ने रोते हुए कहा, गूलर पक्कर गिर गयो, अर्थात लंका जैसा विशाल नगर भी भर भरा कर पके गूलर के समान ढह पड़ा, क्योंकि लायो पी पर नारी यानी उसका पति पराई स्त्री सीता को हर लाया था। जो मन अंत न पाइयो, अर्थात जिन भगवान राम के मन का अंत कोई भी नहीं पा सका, बरबस ठानी राण, उनके साथ मेरे पति ने नाहकी वैर बढ़ाया। इसी कारण लंका का सर्वनाश हो गया। गोनू द्वारा उन मूर्खों द्वारा रचित उस कविता की व्याख्या सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन चारों मूर्खों को प्रचुर मात्रा में धन देकर विदा किया। सारे दरबारी मुंह ताकते रह गए। चोरों की शामत। गोनू झा को राजसभा में स्थान मिलने और राजा से बहुत से इनाम मिलने की बात शीघ्र ही दूर दूर तक फैल गई। ये खबर सुनकर 4 चोरों ने गोनू के घर में ही चोरी करने का मन बना लिया। ऐसा विचार कर चारों चोर निकल पड़े गोनू के गांव की ओर। दोपहर का समय था जब चारों चोर गोनू के गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि गोनू फावड़ा लिए खेत में खुदाई कर रहे हैं। चोर उनके पास पहुंचे। पहले उन्होंने गोनू को नमस्कार किया, फिर पूछा, पंडित जी ऐसी चिलचिलाती धूप में इस खेत की खुदाई क्यों कर रहे हो? अभी तो खेतों की गुड़ाई का समय भी नहीं आया। गोनू को चेहरा पढ़कर आदमी को पहचान लेने में महारत हासिल थी। वे पहली ही नजर में पहचान गए कि ये भले लोग नहीं हैं, ये इस इलाके की भी नहीं है, फिर इधर जरूर किसी बुरी नीयत से आए हैं। सो उन्होंने उत्तर दिया, क्या बताऊं भाई लोगों, तुम लोगों को तो मालूम ही होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व मुझे महाराज ने बहुत सा इनाम दिया था। अन्य सामान के अलावा उनमें सोने की बहुत सी अशर्फियां भी थी, जिन्हें मैंने छोटी छोटी 4 मटकियों में भरकर इस खेत में गाड़ दिया था। अब वे मटकियां मुझे ढूंढे भी नहीं मिल पा रही हैं। कई जगह खोदकर देख चुका हूं,
लेकिन मटकियां जमीन के अंदर ही अंदर न जाने किधर खिसक गई हैं। पंडित जी, जहां वे गाड़ी थी वहां कोई चिन्ह लगा देते तो खोजने में इतनी परेशानी न होती, एक चोर बोला। लगाया था भाई, चिन्ह भी लगाया था, गोनू बोले। चिन्हित स्थान भी खोद कर देख लिए, किंतु मटकियों को तो जैसे जमीन निगल ही गई है। पंडित जी, अगर हम आपकी मटकियों को खोद कर निकाल दें तो आप हमें क्या देंगे? चोरों ने प्रस्ताव रखा। गोनू बोले, भाई लोग, कहावत है कि जो धन दिखे जावता आधा लीजिए बांट। यदि आप लोग जमीन खोदकर धन निकालने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें उस धन में से आधा हिस्सा दे दूंगा, आधा मेरा आधा तुम्हारा। धन मिलने के लालच में चोरों ने गोनू का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने गोनू से 3 फावड़े और मंगवाए और लग गए खेत में खुदाई करने। शीघ्र ही उन्होंने सारा खेत खुद डाला, लेकिन मटकियां जमीन में होती तो मिलती। गोनू ने तो उनसे अपना खेत खुदवाना था, सो खुदवा लिया। पूरा खेत खुद जाने के बाद भी जब कुछ न मिला तो चोर बहुत नाराज हुए। बोले, पंडित जी, हम समझ गए तुम्हारी चतुराई। अशरफियां मिलने के बहाने तुमने हमसे अपना सारा खेत खुदवा लिया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। तुमने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन याद रखना, हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। जब इस खेत में फसल पककर तैयार हो जाएगी तो हम तुमसे पहले ही उसे काट ले जाएंगे। ये धमकी देकर चोर वहां से चले गए। गोनू ने खेत बोया और जब फसल तैयार हो गई तो रात दिन उसकी रखवाली करने लगे। फिर उन्होंने मजदूर बुलवाकर फसल कटवाई, खलियान में लाकर उसकी गहाई कराई और अनाज अपने घर ले आए। अनाज को उन्होंने एक बहुत बड़े मिट्टी से बने बाखर कुठले से भर दिया और उसी बाखर में गद्दा बिछाकर रात को सोने लगे। उनकी पत्नी उन दिनों अपने मायके गई हुई थी, इसलिए गोनू ने कहीं बाहर आना जाना भी बंद कर रखा था। उन्हें चोरों द्वारा दी गई चेतावनी भी याद थी, इसलिए वे दिन में भी ज्यादा देर के लिए कहीं आते जाते नहीं थे। एक रात जब गोनू अपने बखार में सोए हुए थे तो उन्होंने बाहर से आती कुछ मंद सी आवाजें सुनी। बाहर कोई फुसफुसाते स्वर में कह रहा था, दोस्तों, लगता है गोनू सो गया है। यही मौका है जब हम उसकी धोखेबाजी का बदला ले सकते हैं। उसने हमारे साथ जो धोखा किया था, आज उसका मजा उसे चखा देते हैं। आज हम उसका सारा अनाज ही साफ किए देते हैं। गोनू एकदम सतर्क हो उठे तो मेरी आशंका सत्य सिद्ध हुई। उन्होंने सोचा। वे दबे पांव उठकर दालान में पहुंचे और वहां से मूंछ कूटने वाला एक मोगरा उठा लाए। फिर वे चुपचाप आकर बखार में बैठ गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने खिड़की की ग्रिल उखड़ने की आवाज सुनी। फिर खुली खिड़की में से एक चोर का सिर नमूदार हुआ। इसके बाद किसी दूसरे चोर ने फुसफुसाते हुए कहा, बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले वहां कोई बोरा तलाश करना और जल्दी जल्दी बोरे में अनाज भरकर खिड़की पर ले आना, हम उसे बाहर खींच लेंगे। गोनू का हाथ मोंगरे पर कस गया। आ तो सही मरदूद, देखता हूं कैसे अनाज चुराता है मेरा, उन्होंने मन ही मन कहा। चोर बखारा के अंदर पहुंचा। उसने बखारा में जैसे ही अंदर झांका, गोनू ने मोगरा उसके सिर पर दे मारा। चोर के मुंह से हाय भी न निकल सकी, वो वहीं ढेर हो गया। गोनू ने बखारा से निकलकर एक रस्सी से उसके हाथ पांव बांधे, मुंह पर एक कपड़ा कसकर लपेट दिया। फिर चोर को एक बोरे में बंद करके दीवार के सहारे टिका दिया। वो फिर से बखारा में जा बैठे। जब काफी देर हो गई तो बाहर खड़े चोर बेचैन हो उठे। एक चोर ने कहा, जो शायद सरदार था, दबी आवाज में दूसरे चोर से कहा, फगुआ, अभी तक भी नहीं निकला? आसरे, जरा देख तो सही क्या कर रहा है अंदर। सरदार का आदेश पाते ही आसरे नाम का वो चोर अंदर कूद गया। उसने दाएं बाएं सतर्कता पूर्वक देखा। जब उसे अपना साथी नजर न आया तो उसने बखारा में झांका। गोनू तो पहले से ही तैयार बैठे थे। दे मारा मुगरा चोर के सिर पर। चोर वहीं ढेर हो गया। गोनू ने उसे भी बांधा, मुंह पर कपड़ा लपेटा और बोरे में बंद कर उसे भी दीवार के साथ टिका दिया। फिर तीसरे और चौथे चोर की भी वैसी ही हालत हुई। चारों चोर जब बोरे में बंद किए जा चुके तो गोनू बाहर निकले, खिड़की के पास पहुंचे और अंधेरे कमरे में बाहर झांका। बाहर कोई अन्य चोर उन्हें नजर न आया। गोनू ने निश्चिंतता की सांस ली और ये सोचने लगे कि अब इन चोरों को ठिकाने कैसे लगाया जाए। दिन निकल आया था। सोचते सोचते गोनू के दिमाग की नसें फटने को हो गईं। अचानक उनके दिमाग में एक विचार उभरा, बुद्धू ही इस काम को करने के लिए उत्तम रहेगा। बुद्धूराम गांव का एक हष्ट पुष्ट नौजवान था। तो वो मंद बुद्धि था,
लेकिन उसमें सांड जैसी ताकत थी। 2.5 मन की बोरी अकेला ही उठाकर कंधे पर लाद लेता था। गोनू सुबह सवेरे ही उसके घर जा धमके, बुद्धू भाई मेरा एक काम कर दो, मैं उस काम की तुम्हें मुनासिब मजदूरी दे दूंगा। गोनू ने कहा, आज सवेरे ही सवेरे ऐसा क्या काम निकल आया पंडित जी? बुद्धू ने हंसकर पूछा, एक बोरा उठाकर नदी किनारे तक ले जाना है और उसे नदी के जल में प्रवाहित कर देना है। गोनू ने बताया, ये तो मेरे लिए बहुत आसान काम है, चलिए दिखाइए कहाँ है बोरा। बुद्धू ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। गोनू उसे अपने घर लेवा लाए। 3 बोरे उन्होंने पहले ही एक कपड़े से ढककर रख दिए थे जो दिखाई दे रहा था। वो बोरा उन्होंने बुद्धू को दिखाया। बुद्धू ने बड़ी आसानी से बोरा उठाया और उसे कंधे पर लादकर बाहर निकल गया। वो लौटा तब गोनू ने दूसरे बोरे पर से कपड़ा उठा दिया। मैं बोरा नदी में फेंक आया पंडित जी, अब लाइए मेरी मजदूरी। बुद्धू ने कहा, कौन सा बोरा फेंक आए भाई? गोनू ने कहा, बोरा तो यहीं रखा है। कहते हुए उन्होंने उसे बोरा दिखाया। आए तो फिर मैं अपने कंधे पर क्या लाद कर ले गया था? चकित स्वर में बुद्धू बोला, बुद्धू भाई अब तुम दिन में भी सपने देखने लगे हो क्या? बोरा उठाओ और इसे नदी में डाल आओ। बुद्धू ने बोरा उठाया और उसे कंधे पर लादकर नदी में फेंक आया। वो वापस लौटा तो तीसरा बोरा तैयार था। अरे बुद्धू भाई, कहीं तुम अनाज से भरा बोरा तो नदी में नहीं फेंक आए? क्योंकि जिस बोरे को मैंने तुम्हें ले जाने को कहा था वो तो यहीं रखा है। गोनू ने बुद्धू को मूर्ख बनाते हुए कहा। बुद्धू इस बार भी गोनू के चकमे में आ गया। वो तीसरे बोरे को भी उठाकर नदी में फेंक आया। इसी प्रकार चौथा बोरा भी गोनू ने चालाकी से उठवाकर नदी में प्रवाहित करवा दिया। बुद्धू को उन्होंने उसकी मजदूरी चुकाई और निश्चिंत होकर चारपाई पर बैठकर दातुन करने लगे। इस प्रकार उन्होंने उन चोरों से छुटकारा पा लिया। चोरों ने फिर कभी उनके यहाँ चोरी करने की हिम्मत नहीं की। ठग उन्मूलन अभियान। मिथिला में चोर उचक्कों और ठगों का कभी बहुत जोर था। चोर उचक्कों के इस जोर के कारण ही कोई अजनबी न तो मिथिला जाना चाहता था और न वहां के लोगों से मेलजोल बढ़ाने का ही साहस कर पाता था। मिथिलांचल नरेश ने चोरी और ठगी रोकने के कई उपाय किए, लेकिन सारे विफल रहे। एक दिन उन्होंने गोनू झा से कहा, अब आप ही कोई उपाय करें पंडित जी। राज्य में चोरी और ठगी की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि पड़ोस के राज्यों से कोई मिथिला भ्रमण के लिए आना ही नहीं चाहता। मिथिला की कलात्मक तस्वीरों के लिए पहले यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी। मिथिला अपने प्राकृतिक रंग निर्माण के लिए अपनी प्रसिद्धि के कारण व्यापारियों को भी आकर्षित करता था। मखाने की खेती में ये क्षेत्र अव्वल है, लेकिन चोरों और ठगों के उत्पात के कारण अब मखाने के व्यापार में भी असर पड़ने लगा है। मिथिला की मछलियां दूर दराज तक के खरीदार ले जाया करते थे, लेकिन मछलियों की मांग भी कम होती जा रही है। यदि यही हाल रहा तो राजस्व में कमी आएगी और हमें नए कर लगाने होंगे। इससे हमारी प्रजा पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव आएगा। ये उचित नहीं होगा। मुझे विश्वास है पंडित जी, आप ही कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे मिथिला की प्रजा को इन ठगों, चोरों और लेटोरों से निजात मिल सकेगी। गोनू झा मिथिला नरेश की बातों को स्पष्ट आदेश के रूप में लेते थे। प्रखर बुद्धि और त्वरित सूझ के अपने विशिष्ट गुणों के कारण गोनू झा मिथिला नरेश के दरबार में सभी दरबारियों से भिन्न थे। उनकी इस विशेषता के कारण ही मिथिला नरेश उनका सम्मान करते थे। मिथिला नरेश की बातें सुनकर गोनू झा ने कहा, महाराज आपका आदेश सिर आंखों पर। बस मुझे राज्य के सुरक्षा प्रहरियों में से कुछ प्रहरी का चुनाव कर उनसे मनचाहा काम लेने की सुविधा प्रदान करें। महाराज ने गोनू झा को ये सुविधा प्रदान कर दी। गोनू झा ने सुरक्षा प्रहरियों में से अपनी पसंद के जवानों को चुनाव किया और उन्हें अपने गांव में ग्रामीण जैसे लिबास में बुलवाया। 3-4 दिनों तक वे उन्हें समझाते रहे कि क्या करना है। इसके बाद वे महाराज के पास गए तथा कहा, महाराज अब मैं ठगी चोरी निषेध अभियान पर लग गया हूँ। न तो अगले 3 माह तक मैं दरबार में आऊंगा और न ही बताऊंगा कि मैं और मेरे प्रहरी क्या कर रहे हैं, और न ये बात आप किसी भी कारण मुझसे पूछेंगे। महाराज ने स्वीकृति दे दी। गोनू झा ने इन सुरक्षा प्रहरियों को पर्यटकों के भेष में विभिन्न क्षेत्रों के धर्मशालाओं में ठहर जाने का निर्देश दिया तथा राजकोष से मांगकर सबको कुछ कुछ धन भी प्रदान किया। जवानों के चयन में गोनू झा ने एक विशेष नीति अपनाई थी। उन्होंने ऐसे जवानों का चयन किया था जो देखने में मूर्ख लगते थे। 3 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने इन जवानों को मूर्खतापूर्ण ढंग से देखने, बोलने आदि की कला भी सिखाई थी। गोनू झा के गांव से थोड़ी दूरी पर एक मवेशी मंडी थी, जहां रविवार को मवेशियों का बाजार लगा करता था। एक सुरक्षा प्रहरी किसान के वेश में उस हाट में भेजा गया। वो दिन भर हाट में घूमता रहा। मूर्खों के से हाव भाव के साथ मवेशियों के पास जाता, उन्हें निहारता,
फिर उसके मालिक से उसकी कीमत पूछता, फिर अपनी आंटी से पैसे निकालकर उन्हें सबके सामने गिनने बैठ जाता। फिर कहता कि उसके पास पैसे कम हैं। लगभग 4-5 चक्कर वो पूरे हाट का लगा चुका था। अब वो किसी भी मवेशी के पास रुकता तो मवेशी का मालिक उसे धुतकार कर भगा देता। जा आगे बढ़। लेना न देना आ गया फिर मगज चाटने। हाट में घूम घूम कर थक जाने के बाद वो जवान एक जगह पर बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसके आसपास थोड़ी दूरी पर 4 लोग बैठ गए। चुपचाप सबकी भीड़ उसकी तरफ थी। जवान ने फिर अपनी आंटी से पैसों की थैली निकाली और वहां बैठकर उन्हें गिनने लगा। पैसे गिनकर उसने थैली में डाले और थैली अपनी आंटी में रखकर वो फिर से मंडी के चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते लगाते उसकी नजर एक छोटे से बछड़े पर पड़ी। बछड़े के मालिक से उसका मोल पूछा। पहले तो बछड़े का मालिक उस पर नाराज हुआ, मगर जब उसने अपनी आंटी से रुपए निकालकर दिखाए तो उसने उसकी कीमत 200 रुपए बताई। मोल तोल करने के बाद 150 रुपए में बछड़ा खरीदकर वो जवान उस बछड़े को अपने कंधे पर लाद लिया और गोनू झा के गांव की ओर चलने को हुआ तो जिसने बछड़ा बेचा था वो उसकी मूर्खता पर हंसते हुए पूछा, बड़े मजबूत जवान हो, किस गांव से आए हो? जवान ने चलते हुए कहा, भंडोरा गांव है मेरा। भड़वारा जानते हो ना? वही। इतने में 4 लोग उसके पास के लगभग दौड़ते हुए निकल गए। जवान ने देखा ये वही 4 लोग थे जो कुछ देर पहले उसके पास आकर बैठ गए थे। जवान ने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया और धीमी चाल से वो आगे की ओर चल पड़ा। मवेशी मंडी से थोड़ी दूर निकल जाने के बाद एक मोड़ पर उसने देखा कि एक आदमी उसे रुकने का इशारा कर रहा है, मगर वो उस पर बिना ध्यान दिए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसे इशारा करने वाला आदमी तेज कदमों से चलकर उसके पास आ गया और कहने लगा, कहा गणेश भैया, नाराज छीके, अतेक आवाज दे लो, इशरो के लो, आए ध्यान न दे लो। क्या गणेश भाई नाराज हैं क्या? इतनी आवाज दी, इशारा भी किया, मगर आपने ध्यान ही नहीं दिया, क्यों? जवान अपनी धीमी गति से चलता रहा। उस आदमी ने फिर कहा, क्या बात है, बोलते ही नहीं है? तब जवान ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मेरा नाम गणेश जी नहीं माधो है, माधो झा। हाँ जी, ये बताइए कि ये बकरा कितने में मिला? तुम्हें ये बकरा दिख रहा है? माधो चलते हुए बोला, भाई बाछा कौन कहता है? अरे बकरा और बाछा में अंतर नहीं लगता क्या मेरे पास आंखें नहीं है? क्यों मूर्ख बना रहे हो? वो आदमी अब रोष में बोल रहा था। माधो ने भी उत्तेजित होकर जवाब दिया, एक नहीं 100 बार बाछा। उस आदमी ने माधो से भी ऊंची आवाज में कहा, बकरा। माधो फिर चीखा, बाछा। ऐसे ही चीखते चीखते दोनों गांव के मोड़ तक पहुंच गए। वहां उन्हें 3 आदमी दिखे। उनमें से एक ने उन्हें टोका, अरे क्यों चीख रहे हो दोनों? माधो ने रुआसा होकर कहा, यह आदमी मेरे बाछा को बकरा बता रहा है। बाछा? चौंक कर उस टोकने वाले आदमी ने पूछा, कहाँ है बाछा? माधो ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे कंधे पर। वो आदमी हंस पड़ा, फिर हंसते हंसते बोला, अच्छा मजाक कर लेते हो? मजाक? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे कंधे पर बाछा है और ये आदमी मुझे तब से तंग कर रहा है, बाछा नहीं बकरा है, ये कहकर मुझे अजीज कर चुका है। अरे भाई, है बकरा तो बाछा कैसे कह दे कोई? अब तुमको बाछा को बकरा कहना हो तो कहो, उस आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर माधो ने अपने कंधे से बाछा को उतारा और उसे देखने लगा। फिर बोला, ये बाछा ही है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जाओ अपना रास्ता देखो। अब ये बात हो ही रही थी कि गांव के मोड़ पर खड़े 2 आदमी माधो की तरफ आ गए। माधो ने उन्हें देखा। उसे याद आया जब वो मंडी में सुस्ताने के लिए बैठा था, तभी यही चारों उसके आजू बाजू आकर बैठ गए थे। उन दोनों ने बाछा को सहलाया, फिर बोले, वाह क्या बात है, बहुत मस्त बकरा है तुम्हारा, बोलो बेचोगे? माधो उनकी बात सुनकर हताश सा दिखने लगा। उनमें से एक ने फिर कहा, बताओ कितने में बेचोगे? मुझे पसंद आ गया है, बहुत शानदार बकरा है। माधो बारी बारी से चारों को देख रहा था। उसे चुप देखकर उन चारों में से एक ने कहा, अरे भाई, तुम तो बाछा खरीदने गए थे, मतलब कि तुम्हें तो बाछा की जरूरत है, बकरे की नहीं। ऐसे में ई बकरा तो तुम्हारे लिए बेकार हुआ ना। ऐसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे लिए जो फालतू चीज है उसकी हमें जरूरत है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो चीज तुम्हारे लिए फालतू है उसका खरीदार तुम्हें राह चलते मिल गया। बेचना चाहो तो बेच दो, जितने में लाए हो उतनी रकम तुम्हें हम दे देंगे। बोलो कितने में खरीदा था? माधो ने मायूसी भरे शब्दों में बोला, 150 में। 150 यानी 150 रुपए। 150 रुपए मतलब 150 रुपए है ना भाई? एक आदमी ने माधो से पूछा। माधो ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर उनमें से एक ने माधो का कंधा थपथपाकर कहा, भाई मेरे 150 रुपए में 1 और 5 का तो मतलब है, मगर हिसाब किताब में शून्य का कोई मानी नहीं होता। बताओ होता है क्या? माधो ने फिर सिर हिलाकर कहा। उसके चेहरे पर उस समय मूर्खता बरस रही थी। तो 150 में से शून्य हटा दो तो बचे 1 और 5, यानी 1 पर 5 15।
ये लो 15 रुपए। उनमें से एक ने माधव के हाथ में 15 रुपए रखते हुए कहा, अब ये बकरा हमारा हुआ। माधव हाथ में 15 रुपए थामे उन लोगों को देखता रहा और वे लोग बाछा लेकर एक साथ मुड़ गए और तेज गति से वहां से जाने लगे। माधव उन लोगों को जाते हुए देखता रहा। जब वे आंखों से ओझल हो गए तब माधव ने गोनू झा के गांव की तरफ अपना रुख किया। उस समय सूरज डूब रहा था। गांव की पगडंडियों के आसपास के पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाट का शोर था। हवा मंथर वेग से बह रही थी। माधव धीरे धीरे चलते हुए गोनू झा के घर आया। उस समय आसमान में सितारे टिमटिमाने लगे थे। आसमान में चांद की मध्यम रोशनी फैल चुकी थी। चांदनी रात में गोनू झा अपने दरवाजे पर खटिया रखकर उस पर अधलेटे से पड़े थे। वो माधव को आता देख खटिया से उठ गए और टहलते हुए माधव के पास पहुंच गए। माधव ने उन्हें सारी घटना बता दी। गोनू झा मुस्कुराते हुए माधव की बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने माधव का कंधा थपथपाते हुए कहा, तुमने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया। ठीक ऐसा ही काम मैं चाहता था। अब अगले हफ्ते हाट के दिन हम लोग अलग अलग मवेशी मंडी पहुंचेंगे। मुझे विश्वास है उस दिन ये चारों उस बाछा को बेचने आएंगे। अब 7 दिनों तक तुम मस्ती करो। माधव के जाने के बाद गोनू झा ने अन्य रंग रूटों को बुलाया और उनसे जानकारी ली। वे लोग भी अन्य ग्रामीण मंडियों में इसी तरह ठगी के शिकार हुए थे। गोनू झा मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनते रहे और अगले मंडी के दिन मंडी में ही मिलने की बात कहकर उन लोगों को विदा किया और फिर सोने चले गए। अपने गांव के पास लगने वाली मवेशी मंडी में अगले सप्ताह गोनू झा मंडी लगने से पहले ही पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे बोरा बिछाकर बैठ गए। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे मिथिला नरेश के दरबार के नामचीन दरबारी हैं। साधारण कृषक के लिबास में गोनू झा ठेठ ग्रामीण लग रहे थे। गोनू झा के मंडी में पहुंच जाने के बाद धीरे धीरे मवेशी बाजार जमने लगा। 2 घंटे में बाजार पूरी तरह सज गया। गोनू झा की आंखें माधव को तलाश रही थी। एक पेड़ के नीचे बैठा माधव उन्हें देख गया। वो पोटली से रुपए बार बार निकाल उन्हें गिनने में लगा हुआ था। लगभग 1.5-2 घंटे बाद माधव अचानक अपनी जगह से उठा और तेजी से मवेशी मंडी के पूर्वी कोने की ओर जाने लगा। गोनू झा भी उठे और धीमी गति से माधव की तरफ जाने लगे। माधव चलते हुए जिस जगह पर रुक गया था उस जगह पर 4 आदमी एक सफेद और शानदार बछड़े के साथ खड़े थे। माधव ने उनके पास पहुंचकर बछड़े को सहलाना शुरू किया। शायद उन चारों ने माधव को पहचाना नहीं था या फिर पहचान कर भी अनजान बने रहे। माधव को प्यार से बछड़े को सहलाते देखकर उनमें से एक ने कहा, क्या बात है, पसंद आ गया? पूरे बाजार में ऐसा बाछा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। बोलो लेना है? माधव ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। फिर पूछा, कितने में दोगे? 200 रुपए एक दाम, उसने जवाब दिया। अभी बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि गोनू झा वहां पहुंच गए और ऊंची आवाज में पूछा, अरे ये बकरा किसका है? चारों के चेहरे का रंग इस सवाल पर उड़ गया। ठीक उसी समय माधव ने कहा, अरे लगता है मेरा ही दिमाग खराब हो गया है कि बकरा मुझे बाछा सा दिखता है। पिछले हफ्ते भी मैंने एक बकरा को बाछा समझकर खरीद लिया था। गोनू झा ने फिर जोर से लगभग चीखते हुए पूछा, अरे बकरे का दाम कौन बताएगा? बता जल्दी। गोनू झा की इस आवाज को सुनकर 4-5 हट्टे कट्टे ग्रामीण दौड़कर उस स्थान पर पहुंच गए और बछड़े के साथ आए चारों ठों के आजू बाजू में जाकर खड़े हो गए। गोनू झा के चीख कर पूछने पर उन चारों में से एक ने कहा, 200 का बाछा है हुजूर, ये बकरा नहीं बाछा है। गोनू झा मुस्कुराए, फिर बोले, जो भी हो मैं तो बकरा ही कहूंगा। गोनू झा थोड़ी देर बारी बारी से उन चारों को देखते रहे, फिर मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोले, 200 दाम बताया ना? 200 रुपए है ना? उन चारों ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। गोनू झा ने अपनी आवाज को और धीमा किया और लगभग फुसफुसाते हुए बोले, 200 रुपए मतलब 200 है ना? और 200 रुपए का मतलब है 2 शून्य। इतना कहने के बाद वे उन चारों में से एक के पास पहुंचे और उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोले, और हिसाब किताब में शून्य का कोई मतलब नहीं होता है ना? 2 शून्य हटे, बच गए 2। ये लो 2 रुपए और बकरा मेरा हुआ। गोनू झा की बात सुनकर चारों आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके आजू बाजू खड़े चारों ने उन्हें धर दबोचा और उनकी मुस्के चढ़ाकर उन्हें बांध लिया। मंडी में रौनक होने के कारण वहां भीड़ लग गई। तब गोनू झा ने भीड़ में शामिल लोगों से पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे इन लोगों ने माधव को असमंजस में डालकर उनका बाछा 15 रुपए में ले गए थे। फिर गोनू झा ने उन लोगों को जिन्होंने इन चारों की मुस्के चढ़ा दी थी कहा, जाओ इन्हें ले जाकर हवालात में बंद कर दो, कल फिर मुकाम पर तैनात रहो। जब ये लोग उन चारों को लेकर जाने लगे तो गोनू झा ने हंसते हुए कहा, जाओ भाइयों, ये लोग तुम्हें हिसाब किताब में शून्य का प्रयोग कैसे होता है बता देंगे। इसके बाद गोनू झा और माधव वो बाछा लेकर घर आ गए। दूसरे दिन दूसरे गांव की मंडी में 6 और तीसरे दिन तीसरे गांव की मंडी में 10 लोगों को इसी तरह गोनू झा की सूझबूझ से रंग रूटों ने धर दबोचा। 7 दिनों के अभियान में ही पूरे मिथिलांचल में छोटी बड़ी ठगी करते 50 से अधिक लोग पकड़ में आ गए। इसके बाद उनकी पिटाई कर रंगरूटों ने कुछ और ठगी करने वालों का नाम पता हासिल किया और जाल बिछाकर उन्हें ठगी करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
3 माह व्यतीत हो गए। गोनू झा के ठग उन्मूलन अभियान को मिथिलांचल में अपार सफलता मिली। तकरीबन 225 ठगों को रंगरूटों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। 3 माह पूरा होते ही गोनू झा मिथिला दरबार में उपस्थित हुए और महाराज को अपनी सफलता का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। महाराज खुश हुए तथा गोनू झा की सफलता से प्रसन्न होकर विशेष दरबार का आयोजन किया। दरबारियों के सामने उन ठगों को पेश किया गया जिन्हें गोनू झा की सूझबूझ के कारण पकड़ा गया था। महाराज ने दरबार में गोनू झा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। गोनू झा से जलने वाली दरबारी नाक भौं से कोड़ने लगे। काना नाई तो इस घोषणा से इतना व्यथित हुआ कि दरबार से ही बाहर चला गया। महाराज उसे जाते हुए देखते रहे। वे जानते थे कि उनका ये दरबारी गोनू झा से ईर्ष्या करता है। दरबार समाप्त हो जाने के बाद महाराज गोनू झा को अपने साथ महल में लेकर गए और उन्हें उचित आसन पर बिठाकर पूछा कि आखिर मिथिला के सभी ठगों को इस तरह दबोचने में उन्हें सफलता कैसे मिली। गोनू झा मानो इस प्रश्न के लिए तैयार थे। उन्होंने छूटते ही कहा, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा से सुरक्षा प्रहरियों में से ऐसे जवान छाटे जो देखने में मूर्ख या बेअकल प्रतीत होते थे। इन जवानों को मैंने राजकोष से कुछ रुपए दिलवाए, जिसकी सहायता से ये जवान ग्रामीण पर्यटकों के रूप में घूम सकते थे और कुछ खरीदारियां कर सकते थे। 3 दिनों तक मैंने इन्हें मूर्ख दिखने और मूर्खतापूर्ण आचरण करने का प्रशिक्षण दिया। पूरे मिथिलांचल को मैंने 7 क्षेत्रों में बांटा और इन 7 क्षेत्रों के लिए 7 केंद्र स्थापित किए। इन जवानों के साथ ही मैंने गांव में लगने वाली मंडियों में ग्रामीण वेशधारी रंगरूटों को तैनात किया। जवानों को मैंने खुला निर्देश दिया कि जब कोई उन्हें ठगने की कोशिश करे तो वे ऐसा दिखाएं कि वे उसके झांसे में आ गए हैं और ठग जाए। रंगरूटों को निर्देश दिया था कि जब कोई जवान ठगा जाए तो वे उसे ठगने वालों को भनक तक लगे बिना उसके घर तक पीछा करें। नाम पता आदि की सूची तैयार कर लें। सच कहें महाराज, मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था जो ठीक निशाने पर लगा। गोनू झा की महाराज ने खूब आवभगत की और उन्हें महल के दरबार तक छोड़ने आए। गोनू झा को विदा करते समय गदगद कंठ से महाराज बोले, पंडित जी, आज से मिथिलांचल ठग मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा सकता है ना? गोनू झा ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, क्यों नहीं महाराज। मियाँ की जूती मियाँ के सिर। मिथिला नरेश के राज दरबार में गोनू झा ने जितनी तेजी से अपना स्थान बनाया था, उससे कई दरबारी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। महाराज गोनू से ही प्राय विचार विमर्श करके निर्णय लेते थे। इससे दूसरे दरबारी स्वयं में हीनता महसूस करते और वे इस ताक में रहते कि कब किस बात पर गोनू को नीचे दिखाया जाए। ऐसे ही दरबारियों में से एक था भूकन मिश्र नाम का दरबारी। वो गोनू के गांव के निकट का ही रहने वाला था और कई वर्षों से राज्यसभा का सदस्य था। उम्र में भी वो गोनू से बड़ा था। मजे की बात ये थी कि उसकी एक ही आंख थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वो काना था। ऐसे व्यक्ति प्राय खुरापाती होते हैं। वे स्वयं तो चैन से रहते नहीं, दूसरों को भी चैन से नहीं रहने देते। बिल्कुल ऐसी हालत थी भूकन मिश्र की। भूकन जब तक राज्यसभा का सदस्य नहीं बना था तब भी गांव में लोगों को परेशान करता रहता था। खैर जी, एक दिन भूकन ने गोनू को नीचा दिखाने की सोची। उसने अपने ही जैसी नीयत वाले सदस्यों से मिलकर महाराज से गोनू की शिकायत कर दी। उसने महाराज से कहा, महाराज, अब से 6 वर्ष पूर्व जब गोनू का विवाह होने वाला था तब इन्होंने मुझसे एक आंख ये कहकर किराए पर ली थी कि इसे साल भर में वापस कर देंगे, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी अब ये उस आंख को वापस करने का नाम नहीं ले रहे। आप देख ही रहे हैं कि मेरी एक ही आंख है और अब इस आंख की रोशनी भी मंद पड़ने लगी है। मेरी प्रार्थना है कि गोनू झा से मेरी आंख वापस दिलवाई जाए। महाराज भूकन मिश्रा की बेबुनियाद बातें सुनकर पहले तो कुछ देर शांत रहे, लेकिन फिर उन्होंने गोनू से पूछ लिया, गोनू, क्या ये बात सही है कि तुमने 6 वर्ष पूर्व भूकन मिश्र से उनकी एक आंख किराए पर ली थी? गोनू समझ गए कि भूकन आज मुझे नीचा दिखाने और उपहास उड़ाने पर आमादा है। अतः उन्होंने उसे तुर्की पतुर्की जवाब देने का निर्णय कर डाला। बोले, महाराज, भूकन मिश्रा ठीक कह रहे हैं। इन्होंने अपनी एक आंख देकर मुझ पर जो उपकार किया था उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। पर महाराज, इस आंख के एवज में मैंने उस समय भूकन मिश्रा को 200 स्वर्ण मुद्राएं दी थी और कहा था कि 1 वर्ष बाद जब चाहे मेरी पूरी रकम एक मुश्त चुकाकर
अपनी आंख लौटा लें। इन्होंने कभी ऐसा किया नहीं, इसलिए मैं भी निश्चिंत हो गया। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि शर्त यही थी या नहीं। गोनू को इतनी जल्दी स्वीकार करते देख भूकन खुशी से झूम उठा। सोचा जब गोनू भी मेरी तरह से काने हो जाएंगे तब खूब मजा आएगा। लोग समदर्शी, एकाक्षी आदि कहकर चिढ़ाएंगे तो गोनू कितना खींचेंगे। यही सोचकर उसने खुशी खुशी हामी भर दी। बोला, महाराज, मैं इनसे ली गई 200 स्वर्ण मुद्राएं लौटाने को तैयार हूं। ये मेरी आंख वापस कर दें। ठीक है, आज से 8वें दिन अपनी आंख वापस ले लेना और मेरी रकम चुका देना। ये तो इस हाथ दे और उस हाथ ले वाला सौदा है। भला मुक्को में उधारी कैसी? गोनू सहज भाव से बोले। शर्त मंजूर हो गई। सभी सभासद हैरत में पड़ गए कि क्या सचमुच गोनू अपनी एक आंख भूकन मिश्र को दे देंगे। भूकन को 200 स्वर्ण मुद्राएं एकत्र करने में देर न लगी। उनके सहयोगी ईर्ष्यालु साथियों ने मिलकर पूरी रकम भूकन के हाथ में थमा दी और फिर वे गोनू की एक आंख निकाले जाने का इंतजार करने लगे। उधर गोनू भी खामोश नहीं बैठे थे। उन्होंने कई कसाईयों, बहेलियों और मल्हाओं से संपर्क साधकर हिरण, मछलियों आदि की कई आंखें इकट्ठी कर ली। निश्चित दिन उन सभी आंखों को एक सुंदर सी काष्ठ मंजूषा में रखकर वे दरबार में उपस्थित हो गए। दरबार ठसाठस भरा था। सबसे पहले भूकन मिश्र सामने आया। उसने स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली दिखाते हुए कहा, गोनू झा, इस थैली में 200 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अपनी रकम गिनो और मेरी आंख मुझे वापस करो। हाँ हाँ जरूर, गोनू झा बोले। फिर उन्होंने महाराज की ओर देखकर उन्हें संबोधित किया। महाराज, भूकन मिश्र से 200 स्वर्ण मुद्राएं गिनवाकर अपने पास रख लीजिए। मैं भी उनकी आंख आपके पास जमा करा रहा हूं। गोनू ने काष्ठ मंजूषा खोलकर सामने रख दी। भूकन और उसके साथी अचरज में पड़ गए कि गोनू की दोनों आंखें तो उनके चेहरे पर मौजूद हैं, तो फिर ये किसकी आंख वापस कर रहे हैं। भूकन महाराज के पास पहुंचा। उसने मंजूषा में रखी कई आंखें देखी, फिर इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, इनमें से कोई भी मेरी वाली आंख नहीं है। गोनू मुस्कुराकर बोले, इतनी जल्दबाजी मत करो मिश्रा जी, गौर से देखो और पहचानो। कम दिखता हो तो मंजूषा को अपनी आंख इकलौती आंख के समीप कर लो, जिससे कि तुम्हें अपनी आंख स्पष्ट दिखाई दे सके। क्या बकवास है, भूकन चिल्लाया। जब मेरी आंख इसमें है ही नहीं तो क्या खाक पहचानूं? ओफो, तो इसमें इतना चिल्लाने की और झल्लाने की क्या बात है? आपके पास एक आंख तो है ही, उसे निकलवाकर मंजूषा में रखी आंखों से मिलान कर लो। और भी अधिक संतुष्टि चाहते हो तो अपनी आंख और उस आंख का वजन करवा लो। मैं ठीक मापतौल के लिए तराजू भी साथ लाया हूँ। ये सुनते ही भूकन के हाथ के तोते उड़ गए। उसे अपनी इकलौती आंख के चले जाने का भय सताने लगा। उसने व्याकुलता भाव में अपने साथियों की ओर देखा, लेकिन वे सब के सब सिर झुकाए बैठे रहे। अब तो उसने वहां से भागने में ही अपनी खैरियत समझी। वो तेजी से भाग छूटा, लेकिन जाता कहाँ? सिपाहियों ने दौड़कर उसे थाम लिया और वापस उसे महाराज के सामने ले गए। भूकन थरथर कांपता हुआ महाराज के सामने गिड़गिड़ाने और माफी मांगने लगा। उसके बार बार गिड़गिड़ाने और क्षमा याचना मांगने पर महाराज ने उसकी आंख तो नहीं निकलवाई, किंतु उसे राजसभा से बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार भूकन 200 स्वर्ण मुद्राएं भी गवा बैठा और अपने पद और प्रतिष्ठा से भी हाथ धो बैठा। महाराज गोनू की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल उन्हें इनाम देने की घोषणा कर दी। सच्चा सपूत। एक बार गोनू झा को उनके एक मित्र का संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उसने अपने पुत्र के विवाह में शामिल होने का गोनू से अनुरोध किया था। निश्चित दिन गोनू उसके गांव की ओर रवाना हुए। फासला 10 कोस था। पैदल चलते चलते गोनू श्रम से थक कर चूर हो गए, तो मार्ग से सटे एक गांव में चले गए। प्यास लगी हुई थी, अतः सबसे पहले तो उन्होंने एक कुएं पर पहुंचकर अपनी प्यास बुझाई। फिर निकट बने एक चबूतरे पर बैठकर सत्तू खाने लगे। कुएं पर उस समय 3 महिलाएं थीं। वे महिलाएं जल भी भरती जा रही थी और आपस में बातें भी कर रही थी। एक महिला कह रही थी, बहन, मेरा लड़का जब से काशी से शास्त्री होकर आया है,
तब से सारे इलाके में उसने अपने नाम की धूम मचा दी है। इतनी सटीक भविष्यवाणियां करता है कि 100% सही बैठती है। अब तो दूर दराज से भी लोग उससे पूछने के लिए आने लगे हैं। हमारा तो नाम रोशन कर दिया है उसने। ठीक है बहन, दूसरी महिला बोली, पर कम मेरा लड़का भी नहीं। पहलवानी में उसके नाम की दूर दूर तक चर्चा फैली हुई है। अखाड़े में जब ताल ठोककर वो अपने प्रतिद्वंदी से भिड़ता है तो प्रतिद्वंदी को दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। इतनी कम उम्र में इतना नाम कमा लेना कोई हंसी खेल थोड़े ही है। दोनों की बातें सुनकर तीसरी चुप रही। इस पर पहली ने उसे टोका, अरे तू चुप क्यों है? मालूम होता है तेरा लड़का किसी योग्य नहीं निकला। ऐसी बात नहीं है बहन, तीसरी ने उत्तर दिया। माना कि वो तुम्हारे बेटे जैसा शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है। बसंती बहन के बेटे की तरह उसे मल्ल विद्या भी नहीं आती, पर उसे नाम कमाने की कोई लालसा भी नहीं है। सीधा साधा है मेरा बेटा। दिन भर खेतों में काम करता है, शाम को घर आकर पशुओं की देखभाल करता है, पूरे घर का पानी भरता है। इन कामों से उसे इतना समय ही कहाँ मिलता है कि वो बाहर जाकर नाम कमाए। अब आज ही की बात सुनो। तीसरी ने अपनी बात चालू रखी। मेरे बहुत आग्रह करने पर आज घर से बाहर गया है, पड़ोस के गांव में मेला देखने। मेला देखने? दूसरी झट से बोली, वही तो मेरा बेटा चंदन भी गया है और मेरा बेटा राधे भी। पहली ने भी हाँक लगाई। अगर मैं उसे मेला देखने न भेजती तो वो मुझे कभी जल लेने के लिए पनघट पर न आने देता। तीसरी बोली, खुद ही जल भरकर ले जाता। कहते हुए उसने अपनी गागर उठाकर सिर पर रखी और चलती हूं, वो बस लौटने ही वाला होगा। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, हम भी तो चल रही हैं। हमारे बेटे भी लौटते होंगे, हमें उनके लिए भोजन तैयार करना है। दूसरी और तीसरी ने संवेद स्वर में कहा। दोनों ने अपनी अपनी गागरें उठा ली और तीसरी के पीछे पीछे चल पड़ी। गोनू भी अब तक खड़े हो चुके थे, वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी ही देर में 3 नवयुवक आते दिखाई पड़े। वे तीनों उन तीनों महिलाओं के लड़के थे जो मेला देखकर लौट रहे थे। पहली महिला के बेटे ने निकट पहुंचते ही अपनी माँ से कहा, आह, भरा गाड़ा लिए घर लौट रही हो माँ, ये तो बहुत अच्छा शकुन है। मैं सही मुहूर्त पर यहाँ पहुंचा हूँ। दूसरी महिला का बेटा बोला, माँ, मेले के दंगल में बाजी मारकर आ रहा हूँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी घर पहुंचकर रोटी बना देना। मैं अपने एक मित्र से मिलकर जल्दी ही घर पहुंचता हूँ। अच्छा बेटा। तीसरा युवक जो सबसे पीछे था लपककर अपनी माँ के पास पहुंचा और उसके सिर से गागर उतारकर अपने कंधे पर रख ली। बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। अब गोनू की ओर संकेत करके पहली महिला ने पूछा, पथिक, तुमने तो हमारी सारी बातें सुनी है, बताओ क्या विचार है हमारे बेटे के बारे में? गोनू ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फिराया, बोले, मेरी राय में तो केवल एक ही ऐसा है जिसे सच्चा पुत्र कहा जा सकता है। कौन है वो? तीनों ने एक स्वर में पूछा। वो युवक जो अभी अभी अपनी माँ के सिर से गागर उतार कर ले गया है, सच्चा सपूत है वो। और हमारे बेटे? दूसरी और पहली महिला ने कुछ निराश स्वर में पूछा। जिन्हें सिर्फ अपने ही स्वार्थ की चिंता हो, माता के कष्ट का ख्याल ना हो, उन्हें मैं क्या कहूं? ये तो तुम ही सोच लो बहन, गोनू ने कहा। सुनकर दोनों महिलाओं के चेहरे लटक गए। गोनू ने अपनी राह पकड़ी और आगे को चल पड़े। माघ अमावस्या पर ठेले का टोटका। गोनू झा के गांव में एक बार चोरों का एक गिरोह सक्रिय हो गया। गोनू झा के घर से भी कुछ सामानों की चोरी हो गई। गोनू झा ने उस दिन ही संकल्प ले लिया कि जब तक वे चोरों को सबक न सिखा दें तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। माघ का महीना था, कड़ाके की ठंड। शाम होते होते गांव में धुंध छा जाता था और सुबह सूर्योदय के घंटों बाद भी घना कोहरा पूरे गांव में छाया रहता। लोग शाम होते ही या तो घुरे को घेर कर आग तापने के लिए बैठ जाते या फिर अपनी रजाइयों में दुबक जाते। गांव की सड़कें प्राय शाम ढलने के बाद निर्जन सी हो जाती। चोरों को माघ का महीना अपने लिए करिश्माई महीना लगने लगा था। रोज गांव के किसी न किसी घर में चोरी होती। रोज चोरों की कारस्तानी का शिकार हुए घर में कोहराम मचता और जब आवाज गोनू झा तक पहुंचती तो उनका संकल्प और दृढ़ होता जाता और वे विचार मंथन करने बैठ जाते कि क्या करें कि चोरों को काबू में लिया जा सके। गोनू झा ने गांव में हुई चोरियों के बारे में जानकारियां जुटाई तो इस तथ्य का उद्घाटन हुआ कि अधिकांश चोरियां रात 9 बजे से 11 बजे के बीच या सुबह 2:30 बजे से 4 बजे के बीच हुई हैं।
गोनू झा ने इसका अर्थ निकाला कि जाड़े की रात में आमतौर पर गांव के घरों में लोग दरवाजे पर अलाव जलाकर सब परिवार आग तापने के लिए बैठते हैं। किसी कमरे में बरोसी में आग रखकर सब परिवार हाथ सेकने बैठते हैं। चोर या तो इस समय अपने हाथ की सफाई दिखाते हैं या फिर सुबह जब बिस्तर गर्म हो जाता है तब रजाइयों में लिपटे लोगों को गहरी नींद आ चुकी होती है। चोर उस समय उनकी नींद का लाभ उठाकर अपने काम को अंजाम देते हैं। अब जब ये रहस्य गोनू झा ने खोज लिया तब प्राय वे शाम को दरबार से लौटते समय गांव के किसी स्थान पर लगे अलाव के पास हाथ सेकने के लिए बैठ जाते। धीरे धीरे चोरों को पता चल गया कि गोनू झा शाम में घर नहीं लौटते। कई बार तो रात के 10-11 यहाँ तक कि 12 बजे तक उनका पता नहीं रहता। फिर क्या था, चोरों ने फिर से गोनू झा के घर को निशाना बना लिया और वहां से बड़ा हाथ मारने की तैयारी में जुट गए। अमावस की रात थी। गोनू झा गांव के मुखिया के दरवाजे से आग तापकर अलमस्ती में गुनगुनाते हुए अपने घर आए। दरवाजे पर उन्होंने कुछ अटपटी आवाजें सुनी तो उन्होंने आवाज की दिशा में देखना शुरू किया। उनके घर के पिछवाड़े बागीचा था जिसमें आम, लीची, कटहल, अमरूद आदि अनेक फलदार वृक्ष लगे हुए थे और सफाई नहीं कराए जाने के कारण घनी झाड़ियां फैली थी। आहट उन्हीं घनी झाड़ियों की ओर से आ रही थी। गोनू झा ने एक बड़ा सा रोड़ा उठाकर आवाज की दिशा में निशाना साध कर फेंका तो झाड़ियों में सरसराहट हुई। गोनू झा को समझते देर न लगी कि झाड़ियों में कोई छुपा हुआ है। फिर क्या था, उन्होंने ऊंची आवाज में अपनी पत्नी को आवाज दी। जब पंडिताइन घर से बाहर निकली तब गोनू झा ने कहा, पंडिताइन देख, इधर उधर बहुत ढेला होगा, 108 ढेला चुन के लाओ। आज माघ अमावस्या की रात है। आज मध्य रात्रि तक घर के दक्षिण दिशा में 108 ठेले फेंके जाएं तो घर के लोगों पर यदि किसी ग्रह का दुष्प्रभाव पड़ने वाला हो तो स्वतः दूर हो जाता है। जाओ, देर न करो, थोड़ी ही देर में रात का दूसरा पहर गुजर जाने वाला है। पंडिताइन वहां से बुदबुदाती हुई गई। कच्ची नींद से जगी थी सो खींच गई थी। पंडिताइन जब एक ठेला लेकर आई तो गोनू झा ने ठेला अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे भाग्यवान, उड़ना बाद में, तुम्हें इस काम का महत्व नहीं मालूम इसलिए गुस्सा कर रही हो। जाओ, जितनी जल्दी हो आचरा में ढेला भर भर के यहाँ रखती जाओ। मैं खुद गिन गिन कर ढेला फेंकूंगा। ढेला फेंकते समय मंत्र भी पढ़ना होता है। कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए। पंडिताइन झुंझलाती हुई गई और अपने आंचल में कुछ रोड़े लेकर आई। गोनू झा के सामने उन रोड़ों को पटकते हुए बोली, लोगों का उम्र बढ़ता है तो दिमाग समझदार होता है और एक ई है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बेदिमाग होते जा रहे हैं। सारा ज्ञान खूंटा में टांग के जोग टोंग और टोना टोटका करने में लगे हैं। आधी रात होने को आई और ये है कि खाना पीना त्याग के गृह दशा सुधारने के काम में लगे हुए हैं। गोनू झा ने पत्नी की झुंझलाहट पर ध्यान नहीं दिया और अंधेरे में निशाना साध साध कर ढेला फेंकते रहे। पत्नी 2-3 चक्कर ढेला ढोने के बाद हाफने लगी और बोली, अब मैं नहीं जाती ढेला चुनने। क्या बेकार के काम में लगे हुए हो? जाओ, हाथ मुंह धो लो और चल के खाना खा लो। भला ढेला फेंकने से कहीं किसी की गृह दशा सुधरी है? गोनू झा ने डपटते हुए कहा, शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, तुम तो केवल ढेला ढोने में थक रही हो। आखिर में जो कर रहा हूँ वो पूरे घर की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। पंडिताइन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। वो लगभग फुफकारते हुए बोली, मैं अब ढेला रोड़ा नहीं चुनूंगी। तुम्हें गृह दशा सुधारनी है तो खुद जाओ और चुनकर लाओ ढेला रोड़ा और फेंकते रहो रात भर घर के दक्षिण में। गोनू झा भी तेवर में आ गए। एक ढेला हाथ में लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने बगीचे में फेंका। ढेला इधर किसी को धप्प से लगा। झाड़ी थोड़ी हिली और शांत हो गई। गोनू झा की आंखें अब तक अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो चुकी थी और अपने लक्ष्य पर टिकी थी। दूसरा ढेला हाथ में तोलते हुए उन्होंने कहा, जाओ ढेला लेकर आओ। अब मंत्र साधने लगा है, कोई विघ्न मत डालो। पंडिताइन अड़ी हुई थी कि वे ढेला चुनने के लिए कतई नहीं जाएगी। नौबत यहाँ तक आई कि गोनू झा निशाना साध कर एक ढेला फेंकते और पत्नी को कोसने लगते। हे भगवान, ये कैसा कलयुग आ गया कि पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती। पति तो मिथिलांचल की महिलाओं के लिए परमेश्वर होता था। पंडिताइन गोनू झा के गुस्से से बेपरवाह अड़ी थी कि अब वो ढेला नहीं चुनेगी। गोनू झा के स्यापा से वो और भड़की और मुंह लगा जवाब देने लगी। दोनों का तूतू में धीरे धीरे चीख चिल्लाहट में बदलने लगा। गोनू झा चीख रहे थे, जा जा। पंडिताइन चीखती, नहीं जाती नहीं लाती। गोनू झा चीखते, पंडिताइन चीखती, नहीं देती। दोनों की चीख चिल्लाहट से पड़ोसियों की नींद खुली।
वे देखने के लिए कि गोनू झा और उसकी पत्नी क्यों चीख रहे हैं। हाथ में लाठी और मशाल लिए अपने घरों से निकल आए। गोनू झा ने देखा कि आस पड़ोस के लोग उनके घर पहुंच गए हैं। तब उन्होंने कहा, आइए भाइयों, देखिए कलयुग का नजारा है। ये मेरी धर्म पत्नी है, पतिव्रता नारी। इनको मैंने इधर उधर से 108 ढेला चुनकर लाने को कहा तो 40-50 ढेला लाने के बाद अपना पतिव्रत धर्म त्याग कर पति से मुंह लगाने लगी। और उधर देखिए, उन्होंने बगीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ वो भाई साहब हैं जो 40-50 ढेला खाने के बाद भी एक शब्द नहीं बोले। बगीचे में छुपे चोर अब समझ गए थे कि गोनू झा ढेला उसी को निशाना साध कर मार रहे थे। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने के लिए उठा, लेकिन मशाल और लाठी से लैस गोनू के पड़ोसियों के आगे उसकी एक न चली। अंततः लोगों ने उसे दबोच लिया। गोनू झा उसके पास आए और उसका चेहरा देखते हुए कहने लगे, अरे भाई, ढेलों से चोट जरूर लगी होगी, अब जाओ हवालात, ये लोग तुम्हारी मरहम पट्टी का इंतजाम कर देंगे। चोर को हवालात भेजने के बाद गोनू झा ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बोले, ढेला ढोने से हाथ दुख रहा होगा, चल दबा दूं। पंडिताइन, जो कि इस तरह के घटनाक्रमों में आए नाटकीय परिवर्तन से घबरा गई थी, बोली, ना पंडित जी, हाथ नहीं दुख रहा, मैं असल में समझी नहीं थी कि तुम क्या कर रहे हो, इसलिए गुस्सा आ गया। गोनू झा ने हंसते हुए पत्नी को अपनी बाहों में भर लिया। तब पंडित जी बोले, चलो बाहर की गृहदशा तो सुधरी, अब भीतर की गृहदशा सुधारें।